So as we have seen in the last class, we will be having a flame front. So what will be the flame front? As we discussed in the last class, suppose we are having a container and it is a cuboidal container, and in this cuboidal container from one side we have given the spark, air fuel mixture have entered, and the chemical reaction will be proceeding. This was the left hand side and this was the right. Now spark plug was or spark was initiated from this point. This place is the where we will be having the spark. Now this part which is consuming, or we can say that there is a thin film which will be proceeding from left to right, and it will be consuming the unburnt charge, and this will be called as flame front. So this will be a thin layer where the reaction will be actually taking place, and this part will be containing unburnt mixture, and this part will be containing burnt mixture. Now here we will be analyzing the thermodynamic conditions of the burnt mixture and unburnt. सबसे पहले हम थर्मोडायनामिक कंडीशन का एनालिसिस करते हैं कि हमारे पास जो बर्nt मिक्सचर है उसके साथ क्या कंडीशन रहेगी. So for the unburnt mixture, the pressure and temperature will be the temperature pressure at which it has entered. तो यहाँ पे हम जिस चीज को लेंगे that will be the temperature and pressure. So this mixture have burnt, यहाँ पे बर्निंग हो चुकी है और ये थिन लेयर की तरह, थिन पर्दे की तरह है जो कि स्लाइड हो रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ. इस तरह से आप मतलब इसको एज्यूम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है और ये केमिकल रिएक्शन क्या कर रही है कि जो हमारे पास अनबर्न्ड मिक्सचर को कंज्यूम कर रही है और कंज्यूम करने के बाद जो यहाँ पर मिक्सचर रहेगा दैट इज बर्न्ड मिक्सचर. एंड दिस फ्लेम or the chemical reaction front which is proceeding from left to right is called as flame. Flame. Okay? Now this part will be having high temperature क्योंकि यहाँ combustion हो चुका है, and pressure will also be high. यहाँ पे टेम्परेचर भी हाई होगा और प्रेशर भी हाई होगा. इस रीजन में टेम्परेचर कंपैरेटिवली इसके कंपैरिजन में लो होगा और प्रेशर जिस पे ये एंटर किया था उसके आसपास रहेगा, बट कंपैरिजन टू दिस रीजन वी कैन से दैट प्रेशर इज आल्सो लो. So this is the region of high pressure, this is the region of low pressure. So what will happen, this layer or this high pressure will push this layer to this side so that pressure balance or equilibrium can be maintained. So pressure will be transferred. But the question is, the pressure have to be transferred, but this is not a solid layer. ये कोई solid layer नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई पिस्टन लगा दिया हमने कि जो प्रेशर को इस रीजन से इस रीजन में ट्रांसफर करेगा. ये बेसिकली केमिकल रिएक्शन की लेयर है जो यहाँ से यहाँ प्रोसीड कर रही है. तो ऐसे क्या होगा कि अगर मान लीजिए प्रेशर ट्रांसफर होने की कोशिश करेगा तो इट विल बी डिस्टर्बिंग दिस लेयर. ये इस लेयर को डिस्टर्ब करेगा और जो इसका मूवमेंट है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा. तो ये जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी तो ये क्या करेगी, इस फ्लेम फ्रंट को शैटर कर देगी और फ्लेम फ्रंट विल बी ब्रोकन ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस. तो इससे एक काम तो ये होगा कि जो फ्लेम फ्रंट है वो चाहे आप फ्लो को लास्ट सेमेस्टर में डिसाइड किया था कि विल कीप दी फ्लो लैमिनार, कि आपने लैमिनार फ्लो रखा है, कहीं डिस्टर्बेंस भी क्रिएट नहीं की है, उसके बावजूद भी ये फ्लेम फ्रंट ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा
क्योंकि यहाँ पर प्रेशर का डिफरेंस है, लो प्रेशर हाई प्रेशर। सेकेंड थिंग इज दैट एज वी हैव स्टडीड इन हीट ट्रांसफर, तो हीट ट्रांसफर क्या कहता है कि देयर आर 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर के 3 मोड्स हैं, दे आर दी कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अब इन 3 मोड में से इस केस में सबसे ज्यादा जो डोमिनेंट मोड रहेगा दैट विल बी रेडिएशन। तो रेडिएशन क्यों रहेगा? रेडिएशन इसलिए रहेगा कि हियर वी आर हैविंग द हाई टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर विल बी एमिटिंग द रेडिएशन। ये हाई टेम्परेचर रेडिएशन एमिट करेगा एंड रेडिएशन कैन ट्रेवल थ्रू दिस मीडियम वेरी इजीली। तो रेडिएशन यहाँ से यहाँ वेरी इजीली ट्रेवल कर सकती है, आसानी से ट्रेवल कर जाए। उसके बाद जब मूवमेंट होगी तो कन्वेक्शन मोड आएगा और कंडक्शन जो होगा दैट विल बी प्लेइंग द लिस्ट पार्ट। कंडक्शन पार्ट अपना रोल कहाँ से प्ले करेगा? कंडक्शन पार्ट अपना रोल प्ले करेगा इस दीवार के साथ। तो मैं यहाँ पर एक तीसरा कलर दिखा देता हूँ ये शो करने के लिए कि जो कंडक्शन हीट ट्रांसफर है दैट विल आल्सो प्ले इट्स रोल बट इट विल बी वेरी लेस एंड इट विल बी प्लेड बाय दिस वाल। यहाँ से जो वाल गर्म हो जाएगी ये वाल हीट कंडक्ट करेगी और इस वाल की हीट कंडक्शन की वजह से जो हीट ट्रांसफर है वो यहाँ पर होगा। तो तीनों मोड से हीट ट्रांसफर होगा, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, पर लेकिन जो पार्ट है कंडक्शन से मिनिमम, उसके बाद कन्वेक्शन से और सबसे ज्यादा होगा रेडिएशन। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर रेडिएशन जो हीट ट्रांसफर दैट विल बी प्लेइंग द मोस्ट डोमिनेंट रोल इन ट्रांसफरिंग द हीट ट्रांसफर में डोमिनेंट रोल प्ले करेगा। अब ये फिल्म मान लीजिए ब्रेक हो जाती है, शैटर्ड हो जाती है, क्योंकि यहाँ प्रेशर डिफरेंस है, इसको प्रोसीड करना चाहता है, प्रोसीड करने के साथ साथ यदि आगे बढ़ेगा तो ये फिल्म को शैटर्ड कर देगा। तो फिल्म शैटर होने से क्या होगा, ये अलग अलग पॉइंट से बिखर जाएगी और जब ये पॉइंट से बिखर जाएगी तो ये जो कंबस्टन पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर हमने स्पार्क को बिखेर दिया है, बेसिकली जैसे एक पटाखा होता है तो वो फूट जाता है तो उसकी स्पार्क हर जगह पहुंच जाती है, ठीक है, जैसे सिरकी होती है हम जाते हैं तो इसमें से इसकी जो स्पार्क में फैल जाएंगे एंड इट विल अगेन इनिशिएट द कंबस्टन, इनिशिएट करेंगे एंड कंबस्टन विल बी कीप ऑन प्रोसीडिंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। कंबस्टन यहाँ से यहाँ तक प्रोसीड करता रहेगा, बढ़ता रहेगा। अब यहाँ पर क्या ऐसा हो सकता है कि ये कंबस्टन खत्म हो जाए, ठीक है, एक्सटिंग्विश हो जाए। तो ऐसा हो सकता है कि फ्लेम एक्सटिंग्विश हो जाए, फ्लेम बुझ जाए। वो किस कारण से होगा कि मान लीजिए हमारे पास जो यहाँ पर हमने हीट ट्रांसफर किया बाय कंडक्शन, वो यहाँ पर जो किया, किसी कारण से अगर टेम्परेचर लो हो जाता है, इफ टेम्परेचर बिकम्स लो देन फ्लेम में एक्सटिंग्विश, इसे कहते हैं फ्लेम क्वेंचिंग। ये भी चाहे नोट कर लीजिएगा कि फ्लेम क्वेंचिंग का मतलब सिर्फ ये है कि फ्लेम बुझ गई है, फ्लेम खत्म हो गई है, केमिकल रिएक्शन खत्म हो गई है। तो वो किस कारण से खत्म होगी? वो इस कारण से खत्म हो गई कि जो हमारे पास हीट जनरेट हो रही है वो कम हो गई है और हीट ट्रांसफर ज्यादा हो गई, या हीट जो कूलिंग है ज्यादा हो गई, कूलिंग इज मोर। कहने का मतलब ये है कि जो दीवार है यहाँ पे मान लीजिए आपने कूलिंग बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि इंजन का जो वाल होता है हम कूल करते हैं, यहाँ पे हम कूलिंग बढ़ा देते हैं, तो उस केस में क्या होगा, अंदर का टेम्परेचर कम हो जाएगा और ये बुझ जाएगा। इसका सिंपल एग्जांपल ये है कि मान लीजिए आपके पास कोई मोमबत्ती है, उस जलती हुई मोमबत्ती को आप फ्रीजर में रख दीजिए, तो फ्रीजर में रखेंगे तो दैट फ्लेम विल बी क्वेंच, क्योंकि वो जो उसकी हीट है, एक्टिवेशन एनर्जी है, वो सारी हीट जो है दैट विल बी टेकन बाय दी कूल्ड मीडियम। तो कूल्ड मीडियम उसकी हीट ले लेगा और दैट विल बी क्वेंच। तो दिस इज अबाउट द बेसिक ऑफ दी कंबस्टन। तो ये जो हमने डिस्कस किया है ये थोड़ा सा मटेरियल है दैट इज अबाउट दी कंबस्टन, कि कंबस्टन क्या होता है, कैसे काम करता है, कंबस्टन कैसे प्रोसीड करता है सिलेंडर के अंदर। अब यहाँ पे आप वैसे एक चीज देख सकते हैं कि व्हेन कंबस्टन विल बी प्रोसीडिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट देयर आर मैनी पैरामीटर्स विच वी हैव टू टेक केयर, कि जब कंबस्टन यहाँ से यहाँ प्रोसीड कर रहा होगा तो बहुत सारे पैरामीटर्स ऐसे हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, जिनको हमें ये देखना है कि ये जो पैरामीटर्स हैं ये पैरामीटर क्या इफेक्ट डालेंगे इस फ्लेम पे। तो वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे, पर लेकिन मेरा टारगेट अभी यहाँ पर इतना था कि मैं आपको थोड़ा सा कंबस्टन के बारे में आइडिया दे दूँ
उसके बाद फिर हम प्रोसीड करेंगे कि इंटरनल कंबस्शन इंजन में इंजन कैसे काम करता है, क्योंकि आपको एक आइडिया आ गया कंबस्शन के बारे में। उसके बाद हमें एक आइडिया आ जाएगा कि इंजन कैसे काम करता है, इसमें किस किस जगह पे कितना स्ट्रेस कितना फोर्स लगता है और उसको कैसे डील आउट किया जाता है और क्या क्या उसमें प्रॉब्लम आती है और उन प्रॉब्लम का कंबस्शन को क्या इफेक्ट है, तो वो चीज़ हम देखेंगे। बट अप टिल नाउ माय टारगेट वाज टू मेक यू फैमिलियर विद द कंबस्शन। So if there are any question, then you may ask the question. Is there any question? ठीक है, then we will proceed towards the working of the mechanical machine. Now we are going to make a very simple diagram of the internal combustion engine. अभी इसमें हम स्पार्क इग्निशन इंजन और कंप्रेशन इग्निशन इंजन के बारे में बात नहीं करेंगे। अभी सिर्फ हम मतलब डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ ये देखेंगे कि इंजन कैसे काम करता है। So we can make a very simplistic diagram of the engine. Suppose this is the cylinder and here I am having the inlet valve. So I say this is the inlet valve. Here I am having outlet valve, outlet valve. अब इनलेट वाल्व के साथ एक पाइप कह लीजिए या एक सिस्टम है जो कि एयर को अंदर लाएगा। So we can say that either air or air fuel mixture, air or air fuel mixture will be coming from this side. This pipe is called as inlet manifold. And this inlet manifold is made up of flexible material. Further, there is one more property with the inlet fold material. It is flexible plus extendable. जैसे रबड़ होती है, रबड़ को आप कंप्रेस कर सकते हैं, एक्सपेंड करते हैं, ऐसे मतलब इस तरह का मटेरियल होता है which can be extended and which is flexible material. Inlet valve size is big या large. This will be smaller than this inlet valve. Outlet valve छोटा होता है, inlet valve बड़ा होता है। ठीक है, पॉइंट नोट करते रहिए क्योंकि काफी सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपके बाद में काम आएंगे। एंड सिमिलरली देयर विल बी आउटलेट मैनिफोल्ड, जैसे कि इनलेट मैनिफोल्ड था ऐसे यहाँ पे आउटलेट मैनिफोल्ड होगा। आउटलेट मैनिफोल्ड से कंबस्टेड गैसेस बाहर जाएंगी, तो टेम्परेचर विल बी हाई, टेम्परेचर विल बी लो।
तो इनलेट मैनीफोल्ड और आउटलेट मैनीफोल्ड में ये भी एक बड़ा डिफरेंस है कि यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कम है, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, दिस इज द आउटलेट वाल्व एंड वी विल नीड कूलिंग फॉर द आउटलेट वाल्व क्योंकि टेम्परेचर हाई है, कूलिंग रिक्वायरमेंट इज आल्सो हाई, आपको यहाँ पर कूलिंग ज़्यादा चाहिए। Now here we say that we are having the piston and this piston bears all the pressure which is coming from the above part. ये पिस्टन क्या करता है, जो भी प्रेशर आता है उसको बियर करता है, हैंड करता है। जनरली पिस्टन जो होते हैं वो एल्यूमिनियम एलॉय के बनाए जाते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम एलॉय लाइट होता है, हल्का होता है एल्यूमिनियम का एलॉय। और यहाँ पर पिस्टन के बीच में एक होती है पिस्टन पिन, एक पिन होगी, इसे बोलेंगे हम पिस्टन पिन। पिस्टन पिन से क्रैंकशाफ्ट अटैच होती है, कनेक्टिंग रॉड सर। कनेक्टिंग रोड के लिए क्रैंकशाफ्ट नीचे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रोड अटैच होती है, इसका पर्पज ये है, यहाँ पे ये बड़ी बात समझने की है, दिस पिस्टन विल बी हैविंग रेसिप्रोकेटिंग। यहाँ पे जो हमारे पास मोशन है दैट इज ऑफ रेसिप्रोकेटिंग टाइप। But when it will be connected to a wheel, wheel will be having rotary motion. So what we are doing, we are converting a linear means in a line, linear motion or reciprocating motion into rotatory motion. तो जब हम लीनियर मोशन को रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट करते हैं, दैट कैन नेवर बी यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म नहीं हो सकती। यूनिफॉर्म का मीनिंग यहाँ पर ये है इस बात से, जैसे आपने कंप्रेसर के अंदर भी पढ़ा होगा कि इफ आई एम हैविंग ए शाफ्ट व्हिच इज अटैच्ड टू अ पिस्टन and this piston is moving in a compressor, in that case when it will be moving from here to here, इधर मूव करेगा। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इस मोशन को, when this part or we can say that when this wheel is moving from point A to B, then this piston will be moving this much, तो पिस्टन यहाँ से यहाँ इतना मूव कर जाएगा। लेकिन जब यही शाफ्ट B से C तक रोटेट करेगी, आप देख सकते हैं B to C लेंथ इज मोर, A to B लेंथ इज लेस, बट पिस्टन विल बी मूविंग ओनली दिस मच। यहाँ पे आप देखेंगे A से B तक हमने कम रोटेट किया, एंगुलर मूवमेंट, एंगुलर रोटेशन कम था, पर लेकिन लीनियर मोशन A से B था जो कि काफी ज्यादा है। और जब B से C मूव करेंगे तो आप क्या करेंगे, लीनियर मोशन सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, एक बार आगे जाएगा एक बार पीछे जाएगा। तो दिस इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू दिस। तो B से C जब व्हील मूव करेगा तो ये लीनियर मोशन कम होगा, और जब A से B मूव करेगा तो लीनियर मोशन ज्यादा होगा। तो लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि जो लीनियर मोशन है अगर वो यूनिफॉर्म भी है, ये मोशन अगर यूनिफॉर्म है, देन रोटरी मोशन विल नॉट बी यूनिफॉर्म, एंड इफ यू टेक द रोटेटरी मोशन यूनिफॉर्म देन दिस लीनियर मोशन विल नॉट बी यूनिफॉर्म। तो जो हमारे पास गाड़ी है, गाड़ी में तो जो टायर होता है, टायर को हमें एक कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करना होता है। तो इन दैट केस this part will be moving at a constant velocity, angular velocity, but this part will not be moving at a constant linear velocity.
तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर ये जो हमारे पास क्रैंक शाफ्ट होती है या दूसरे पार्ट होते हैं और पिस्टन पिन होती है, इससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस जनरेट हो जाता है एंड वी हैव टू मैनेज दी स्ट्रेसेस। पर लेकिन वो स्ट्रेस कितने हैं, कैसे मैनेज करेंगे, दैट इज नॉट दी पार्ट ऑफ आवर वर्क। मतलब जो अभी हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, इसमें ये वाला पार्ट नहीं है। ये वाला पार्ट आपका फोम डोम इस तरह के सब्जेक्ट में आएगा, जिसमें आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और फोम डोम के बारे में बात करेंगे। तो यू विल बी डीलिंग दिस पार्ट देयर ओनली। नाउ this part will be giving pressure. Suppose we have make the suction stroke. First stroke is the suction stroke. So I write here suction stroke. For the suction stroke, piston will be moving from TDC. TDC means top dead center. In short, it will be called as TDC. Piston will be moving from TDC to BDC. BDC. It will be bottom dead center. Dead center. Now this piston will be moving, or piston will be going up and down, and here we are having all the material which is in gaseous form, चाहे वो air है, fuel है, all we are having in the gaseous form. So this gas may escape from here. So what we have to do, we have to put some piston ring. तो हमें थोड़े से piston ring लगाने पड़ेंगे ताकि ये गैस यहाँ से मूव ना कर सके। So we are having in total 9 piston rings. 3-3 का कॉम्बिनेशन होता है, 3 लोकेशन के होते हैं, and all these will be put it. ठीक है, ये होगा पिस्टन। So we have to put the rings on the piston, which is called as piston ring. पिस्टन रिंग देखने में कैसा होता है? पिस्टन रिंग देखने में एक छल्ले की तरह होता है, जिसे हमने एक तरफ से काट दिया। ठीक है, तो अब मान लीजिए ये हम लेंगे यहाँ पर 3 पिस्टन, मैंने यहाँ लिखा 3 पिस्टन रिंग लेंगे 1 2 3। तो 1 2 3 क्यों लेंगे कि एक छल्ले को हम ऐसे रखेंगे, जैसे ऐसे रखा हुआ है, इसका कट यहाँ पर है, दूसरे का कट यहाँ पर रहेगा, तीसरे का कट यहाँ पर रहेगा, 120 एंगल पे है ना, कट तो अलग अलग कर देंगे। अब ये कट क्यों लगाते हैं? कट इसलिए लगाते हैं ताकि ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन में पिस्टन रिंग इजीली फिट हो जाए। तो जैसे इसको आप कंप्रेस करेंगे तो ये पास आ जाएंगे, जो एंड हैं इसके, एंड ए एंड बी विल कम क्लोजर एज यू विल कंप्रेस द रिंग। या तो दबाएंगे तो पिस्टन को डालना आसान होता है, डालने को कंप्रेस कर देते हैं, क्योंकि सिलेंडर और पिस्टन एक दूसरे को रब कर रहे हैं। तो थोड़े टाइम के बाद पिस्टन रिंग रब ऑफ हो जाते हैं, और रब ऑफ होने के बाद वो दोबारा से एक्सपेंड होके इसके साथ अटैच है, इस मोटर सिलेंडर के साथ अटैच है। अब जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर जो पहले थे अर्लियर दे वर मेड अप ऑफ कास्ट आयरन। पहले जो सिलेंडर बनाते थे वो कास्ट आयरन का बनाते थे। अब जो सिलेंडर बन रहे हैं दे आर बीइंग मेड फ्रॉम एल्यूमिनियम। कास्ट आयरन की अपनी प्रॉपर्टी है, एल्यूमिनियम की अपनी प्रॉपर्टी। एल्यूमिनियम लाइट वेट है, बेटर वाइब्रेशन एब्जॉर्प्शन है, वाइब्रेशन एब्जॉर्प्शन, और तीसरा इजीली मशीनेबल है। इजीली मशीन, मतलब कास्टिंग वास्टिंग करेंगे तो इजीली हो जाएंगे। लेकिन इन सब के बावजूद कास्ट आयरन की अपनी एक अच्छी प्रॉपर्टी है और बेटर थर्मल कंडक्टिविटी की, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है
आपने देखा हो घरों में इस्तेमाल करते हैं एज ए बर्तन, तो थर्मल कंडक्टिविटी भी इसकी अच्छी है। लेकिन कास्ट आयरन की अपनी एक प्रॉपर्टी है जो कि काफी हेल्पफुल है। कास्ट आयरन के अंदर दो चीजें होती है, वन इज द आयरन एंड सेकंड वन इज द कार्बन। So this carbon part is helpful to us because you know that carbon is a lubricant, and this lubricant or lubrication properties are very good at high temperature. तो हाई टेम्परेचर पे ये बहुत अच्छी लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी देता है कार्बन। और इंजन के मटेरियल के अंदर ही आपने मतलब जो सिलेंडर है, सिलेंडर के मटेरियल के अंदर ही कार्बन को मिक्स कर दिया है, तो उसका बेनिफिट आपको ये मिलता है कि जो लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी है जब ये रब ऑफ होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर मिलती रहेगी। स्टार्टिंग में जब हम इंजन लेते हैं वो थोड़ा सा रफ होता है, रफ का मतलब ये है कि उतना स्मूथ नहीं होता। जब ये पिस्टन और इंजन आपस में एक दूसरे को रब ऑफ करते हैं तो ये स्मूथ हो जाता है, और इसको लगभग होने में नियरली 1 मंथ लग जाता है। कुछ केसेस में 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं इंजन को स्मूथ होने में। इसलिए आपने देखा हो जब आप नई गाड़ी खरीदते हैं तो नई गाड़ी खरीदने के बाद जो पहली सर्विस है वो आपकी 1 मंथ या फिर 1000 किलोमीटर पे करवानी पड़ती है। तो कारण यही होता है कि शुरू में इंजन थोड़ा वियर ऑफ होता है, थोड़ा अपने आप को एडजस्ट करता है, और एडजस्ट करने के बाद जो इंजन की हार्डनेस है वो बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो मटेरियल है वो एल्यूमिनियम है या कोई भी मेटल है। आपको पता है कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल पे अगर आप नाइट राइडिंग या दूसरा इस तरह ऑपरेशन करते हैं जिसमें आप उसको हीट करते हैं, हीट से कूल करते हैं, तो उसकी जो हार्डनेस है दैट विल कीप ऑन चेंज। तो हार्डनेस जो होती है वो चेंज होती है, चेंज मतलब इम्प्रूव होती है। तो ये एक बेनिफिट रहता है कि आप थोड़ा इंजन को ऑपरेट कर रहे हैं तो महीने 2 महीने के बाद उसकी जो इंजन की हार्डनेस है वो बढ़ जाती है। तो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंजन सिलेंडर। ये थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताई है, इसके अलावा बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो दैट वी विल कीप ऑन डिस्कसिंग एज वी विल कीप ऑन प्रोसीडिंग इन द इंजन। तो इज देयर एनी क्वेश्चन टिल नाउ? यहाँ तक हमने जो सर हाँ पिस्टन रिंग्स का सर वो एक बार बता देना सर, कैसे होती है सर, ये स्ट्रक्चर समझ नहीं आ रहा। ठीक है, पिस्टन रिंग का और थोड़ा सा कैसे मैं देखता हूँ कि फाइल हैविंग सम रिंग and I will be showing you this ring, and you will able to understand by looking देखिए मान लीजिए आई एम हैविंग दिस शेप ऑफ द रिंग। ये जो रिंग है ये मान लीजिए इस शेप का है आपके पास, आपने यहाँ पे कट कर दिया। रिंग का जो मेटेरियल होता है स्प्रिंग स्टील होता है। स्प्रिंग स्टील की प्रॉपर्टी होती है आपको कंप्रेस कर सकते हैं, कंप्रेस करेंगे तो यहाँ से मतलब कंप्रेस हो जाएगा और वो पास आ जाएंगे, अदरवाइज वो थोड़ा सा ओपन शेप में रहेंगे। एक रिंग आपने ये लगा दिया, दूसरा रिंग इसके ऊपर ऐसे लगा दिया। अब क्या होगा कि जो एयर है जो यहाँ पे ट्रैप्ड है, तो एयर यहाँ से एस्केप नहीं कर पाएगी। वो एस्केप क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि उसके पास डायरेक्ट पाथ नहीं है। आपने इसके बीच में पिस्टन डाल दिया और यहाँ पे इस तरह से रिंग लगा दी, क्योंकि यहाँ से एयर यहाँ तक आ सकती है पर लेकिन वो यहाँ तक नहीं आ पाएगी। तो ऐसे 3 रिंग होते हैं, एक के ऊपर एक, हर एक में 3, और फिर 3 उससे सेट होते हैं। लेकिन होता क्या है कि लेकिन मान लीजिए लिक्विड वाला पार्ट है जो कि लुब्रिकेटिंग ऑयल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल आएगा वो इस रिंग पे चिपक जाएगा, चिपकते हुए यहाँ तक फ्लो करेगा, यहाँ फ्लो करते हुए दूसरे रिंग पे आ जाएगा, यहाँ से फ्लो करेगा फिर यहाँ पे आ जाएगा। बेनिफिट ये है कि लुब्रिकेटिंग ऑयल तो फ्लो कर सकता है लेकिन वहां से एयर फ्लो नहीं कर पाएगी, क्योंकि एयर को फ्लो करने का पाथ नहीं मिलेगा। तो देयर विल बी 3 सेट, 3 सेट होंगे, एक दूसरे में ऐसे ही अलग अलग एंगल पे रखे होंगे। और उन तीनों सेट का जो पर्पज है वो ये है कि जो
कंबस्टिबल मिक्सचर है क्योंकि हाई प्रेशर टेम्परेचर पे है, वो फ्लो करते नीचे की तरफ ना। नाउ इज इट क्लियर और नॉट? आवाज कट रही है आपकी, दोबारा बताएं। आपकी आवाज कट रही है, आप चैट बॉक्स में लिखिए कुछ। ठीक है, आवाज नहीं आ रही, चैट बॉक्स में लिखिए। एनी अदर क्वेश्चन? इतना क्वेश्चन लिखिए, मैं आगे करवा देता हूँ। कि हमारे पास 4 स्ट्रोक होते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन। तो फर्स्ट स्ट्रोक इज दी सक्शन। In the suction stroke, inlet valve will be open, outlet valve will be closed. So हाँ, ये जो पिस्टन रिंग होते हैं ये चारों तरफ से कवर्ड होते हैं, टाइटली फिट होते हैं। So in the suction stroke, air fuel mixture will be entering inside the engine. This piston will be moving in the downward direction. Then piston will be moving downward direction. Vacuum will be created here, and this vacuum will suck the air inside the engine. So piston will be moving from TDC to BDC in the suction stroke. Now when suction stroke will be completed, suction stroke is completed, piston is at the BDC. Now piston will start moving in the upward direction. Inlet valve and outlet valve both will be closed. ये दोनों ही बंद होंगे इस तरह से। And piston will come here at TDC. Air will be compressed, so pressure and temperature will be high. So first stroke will be suction stroke, second one will be compression. Now in the third stroke, which is the expansion stroke, all the things will remain same. Means to say valve remain closed, inlet and outlet valves will remain closed. Piston will move from TDC to BDC. Fourth stroke is exhaust stroke. In the exhaust stroke, outlet valve will open, inlet valve will remain closed, and piston will move from BDC to TDC. And this will force the burnt gases to move outside or to go outside from the outlet valve. So these will be 4 strokes. Suction stroke, piston will be moving from TDC to BDC. Inlet valve will be opened, outlet valve will be closed. Air or air fuel mixture will be sucked in, and afterwards the piston will be moving in the upward direction from BDC to TDC. Both valves will be closed,
mixture will be compressed, and here combustion will take place. Due to combustion, temperature and pressure will rise. It will push the piston in the downward direction. Piston will move from TDC to BDC, and again piston will be moving from BDC to TDC. Exhaust valve will be opened and exhaust gases will be going out. So these are the 4-stroke suction, compression, expansion, exhaust, which will be present in the 2-stroke engine and as well as in the 4-stroke engine. बस फर्क इतना होगा कि 4-stroke engine में this piston will be moving 2 times up and down to complete all these 4 strokes. In 2-stroke engine, piston will be moving only 1 time to complete all these 4 strokes. Second difference in between the 2-stroke and 4-stroke engine is that 2-stroke engine is having valve. Sorry, 4-stroke engine is having valve, and 2-stroke engine is having force. फोर्स जो होते हैं वो 2-स्ट्रोक में होते हैं और जो वाल्व होती हैं वो 4-स्ट्रोक में। उन दोनों में ये डिफरेंस रहता है। तो इसमें कोई डाउट है तो आप बता दीजिए मुझे, बिकॉज टाइम इज लेस एंड द मीटिंग विल बी एंडेड, और वी कैन टेक द डाउट इन द नेक्स्ट क्लास आल्सो। इफ देयर इज नो डाउट देन आई मे एंड दिस सेशन। हेलो हेलो, आवाज आ रही है, बताइए। सर जो ये वाल्व होते हैं इनका मैकेनिज्म क्या होता है कि मतलब ये ऑटोमेटिक कब बंद होंगे कब खुलेंगे, मतलब कंट्रोल कैसे करते हैं इनको?